हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर जो है हम 2014 का लेक्चर का जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका जो जीएस वाला पोर्शन है इसके अंदर 50 क्वेश्चंस थे, वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और बाकी के जो पोर्शन है फिर मैं और इसके अदर जो पार्ट लेके आऊँगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने जो है वो पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, तो कोई जिन जिन लोगों ने कर लिया है तो वो रहने दीजिए। जिन लोगों ने पेपर सॉल्व नहीं किया है वो मेरे साथ पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम न केवल उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे बल्कि उनके इर्द गिर्द जो और क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ समझते हुए चलिए। तो शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ के साथ जो है अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ इंस्टाग्राम जो है मेरा, ये इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर जो है मैं अलग अलग प्रकार के जो जीके के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, चाहे वो जो भी लेख से रिलेटेड, जैसे आज मैंने इतिहास का उसमें जो है पीडीएफ डाला है, तो उसमें बहुत सारी जो है इतिहास के हैंड रिटन नोट्स हैं एक तरह से, वो तो वो आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो मैंने जैसे कि बताया ये 2014 का पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखते रहिए, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई थी। ओके, तो फ्रेंड्स आप देखिए इसमें आपके 4 डेट्स हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 10 दिसंबर 1948 को। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ जो सामान्य सभा है उसने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृति दी और घोषित किया, ठीक है ना। और इसी के तहत जो है वो मैंने बताया कि 1950 में जब मैंने आपको वो लेक्चर बताया था जिसमें मैंने आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट वाला जो बताया था, तो उसमें जो है वो 1950 में बन चुका था, तैयार हो चुका था ये। और 1950 में ये मेनली इसका काम था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो त्रासदी हुई है उसमें लोगों की हेल्प करना। लेकिन उसके बाद जो है ये उतना ज़्यादा प्रभावी ये नहीं रहा। और फिर 2005 में इसको पुनः से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात की, और 2006 से वो पूरी तरीके से चालू हो गया। तो मैंने वो मेनली अपनी वीडियो के अंदर जो है 2006 वाला जो है बताया था। हालांकि जो प्रथम बार जो है वो उद्घोषणा हुई थी वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, जिसके तहत 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यह सार्वजनिक घोषणा किस तिथि को की गई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसी के जो है एक अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा, ठीक है। तो वहां पर यह घोषणा की गई थी। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अब यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो है भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो पहला है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और चौथा है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इसका क्वेश्चन जो है वो मतलब इसका आंसर किसी को भी गलत नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की बात हो या कोई कानून बनाने की बात हो तो वो सारे के सारे जो काम है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, हमारी संसद यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल बनाने की बात होगी तो वो कौन करेगा, उसकी स्थापना कौन करेगा, वो संसद करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनजीटी, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, संसद के द्वारा। तो ये जितने भी हमारे ट्राइब्यूनल बनते हैं वो चाहे वो आपका गंगा नदी का जो आपके जो नदी विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए जो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, ये सारे के सारे ट्राइब्यूनल्स आपके संसद के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ था। तो ये मैंने आपको उपभोक्ता संरक्षण वाले जो लेक्चर है उसमें बता दिया था कि जो उपभोक्ता संरक्षण है वो कब 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। और इसका मेन काम क्या था
कि जो उपभोक्ता हैं यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है ना। कंज्यूमर के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उसके संबंध में जो है वो शिकायतें उनकी सुनना, ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ कि भाई जो प्रत्येक के जो व्यक्ति है, कोई फर्म है या परिवार है या उसकी कोई कंपनी है, उनके द्वारा निर्माण की गई कोई भी वस्तु और सेवाएं हैं, उनको अगर कोई खरीद लेता है और उसमें उसको कोई दिक्कत आती है तो क्या करेगा, अपने उपभोक्ता होने के अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा उसको अधिकार है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, तो उसके बाद जो है 2019 में मैंने बताया कि ये क्या हो चुका है, पूरा रिपील हो चुका है, मतलब इसका पूरा एक उन्नत संस्करण आ चुका है। तो उसमें जो है नियम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो खैर सिलेबस में आपके अभी भी ये 1986 वाला ही दिया है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है डेट को स्पेशली, ठीक है, 24 दिसंबर 1986। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सन 2002 में जोड़ा गया था। तो सन 2002 के अंदर जो है इसमें एक और अधिकार जो है वो बाद में ऐड किया गया, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो वो जो अधिकार जो बाद में ऐड किया गया दोस्तों, वो है आपका अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण जो बिल है 1986, उसमें 2002 के अंदर जो है अमेंडमेंट कर दिया गया, और उसमें जो है इसमें कि अनुचित व्यापार के विरुद्ध जो है उसमें एक तरह से प्रोटेक्शन को जोड़ दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जो है इसमें मेनली ये था कि अगर आपको कोई भी वस्तु है तो उसके खिलाफ उसके बारे में जो है सूचना दिए जाने का आपको अधिकार मिलना चाहिए, कि उसमें जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पूरी पूरी डिटेल की कौन कौन सी चीज़ें इसमें डाली गई हैं, तो ये सारी चीज़ें सूचना के अधिकार के अंतर्गत आ जाएंगी उसमें। फिर चुनने का अधिकार इसमें होगा, सुनवाई करने का अधिकार होगा, ये सारे अधिकार जो है वो अनुचित व्यापार के खिलाफ विरुद्ध के समाधान का अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपका लागू हुआ सन 2002 में अमेंडमेंट के तहत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारे पास, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और दो समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है, प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सी चीज़ नहीं आती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बताया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि अपने दिमाग के द्वारा कुछ भी चीज़ सृजित करता है तो उसके ऊपर उसका पूर्ण रूप से उसका अनन्य रूप से अधिकार होना चाहिए। जैसे कि अगर वो अपने दिमाग का प्रयोग करके कोई साहित्यिक कृति की रचना करता है, किसी शोध को करता है, कोई आविष्कार करता है, कोई जर्नल लिखता है, तो ये जितने भी चीज़ें होती हैं इस पर उसका कॉपीराइट होना चाहिए, उसका पूरा अनन्य अधिकार होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं कॉपीराइट। यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी दिमाग की उपज है वो, यानी वो चाहे वो किसी व्यक्ति के संदर्भ में उसको हम ले सकते हैं या हम देशों के संदर्भ में ले सकते हैं, किसी राज्य के संदर्भ में ले सकते हैं, इस तरीके से भी ये होता है। अब इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि क्या क्या आते हैं भाई, जो भी साहित्यिक कलाकृतियाँ हैं वो आती हैं, आपकी कोई पेटेंट है वो आता है, कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, ट्रेडमार्क इसके अंतर्गत आएगी, कोई औद्योगिक डिज़ाइन जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स वो उसकी अलग कैटेगरी है। मैंने बताया था कि वो दो कैटेगरी में होते हैं, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। तो ओपन सोर्स वो होंगे जो फ्री प्लेटफॉर्म अपना प्रोवाइड कर देंगे, फ्री कर देंगे सबके लिए, जैसे एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड सबके लिए फ्री है भाई, जो मर्जी आए अपने हार्डवेयर के अंदर उसको डाले और उसको चलाए। और उसके अलावा जैसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपका क्लोज सोर्स होते हैं, जिनको कि आपको लाइसेंस के तौर पे परचेज करना पड़ता है, जैसे विंडोज़। तो विंडोज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस। वैसे तो आप नकली भी डाल सकते हो, पायरेटेड वाली, लेकिन असली के लिए अगर आपको असली डालनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसका आपको ओरिजिनल वर्जन लेना पड़ेगा। तो ये होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आते। तो प्रतिलिप्यधिकार के अंतर्गत ये इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है, कि अगर जो पीने का पानी है वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो वहाँ पर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन से जो है वो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो एलिमिनेशन से करेंगे। तो जैसे इसमें बाकी का ऑप्शन देखिए, पहला है कैरोटिस, दूसरा है अतिसार, तीसरा टाइफाइड, चौथा है निमोनिया। तो देखिए अतिसार जिसको हम डायरिया कहते हैं तो वो तो है लूज मोशन, तो उसका तो इससे होने का कोई सवाल नहीं बनता। टाइफाइड जो है आपको पता है सल्मोनेला टाइफी नाम का जो विषाणु होता है उसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है।
और निमोनिया भी एक तरह के बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बचा कौन फिर, यही तो बचा कैराइटोसिस। तो यही जो बीमारी है ये किसके कारण होती है, आर्सेनिक विष के कारण होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये जैसा अभी आर्सेनिक के बारे में पूछा है, तो उसके अलावा जो है अदर जो सब्सटेंस के कारण के जो मैंने कुछ बीमारियां बताई थी, जैसे इटाई इटाई इस तरीके की जो बीमारियां हैं, इनको बारे में आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो चीज़ें पूछ ली जाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाई जो ऑक्साइड है वो किस काम में प्रयुक्त होता है। तो सब जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज़ कहाँ होता है, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें जो प्रेशर गैस भरी जाती है, मतलब जो हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं और झटके से प्रेशर से गैस बाहर निकलती है, वो कौन सी गैस है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाने का कारण क्या है कि वो जो है वो जल में ज़्यादा जो है वो विलेय होती है, तो इसलिए उसको मिला दिया जाता है और वो एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से शीतल पेय में इसको मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्ती किस्म बनाई जो कहलाती है। तो फ्रेंड्स जो ये एम.एस. स्वामीनाथन ने ये मैंने बताया था कि जो भारत है उसके अंदर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये इनकी जो फसलें होती हैं ये अलग अलग, इनको हाइब्रिड प्रकार बोलते हैं, हाइब्रिड बीज बोलते हैं या हाइब्रिड इनको किस्में बोलते हैं। तो इनके नाम थोड़ा अजीब होते हैं। अब वो किस्मत वाली बात है कि अब आपने जो पढ़ा वो आया कि नहीं आया, क्योंकि इसके बहुत सारी ऐसे गेहूं की चावल की अलग अलग प्रकार की किस्में हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर पूसा लार्मा। तो पूसा लार्मा नाम की एक किस्म जो है वो इन्होंने एक हाइब्रिड तरह की किस्म ये बनाई थी गेहूं की, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। तो सब जानते हैं दोस्तों कि सूर्य और तारे जो हैं उनके अंदर जो उनका प्रकाश होता है उसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। न्यूक्लियर जो फिजन की रिएक्शन है नाभिकीय संलयन, जिसके अंतर्गत जो उनके और उनका जो फ्यूल है वो कौन है, हाइड्रोजन। तो जो इस प्रक्रिया के अंदर जो तारे होते हैं हमारे, या सूर्य, सूर्य भी हमारा एक तारा है, तो उसके अंदर लगातार जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में चेंज होती रहती है। और जब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के अंदर बदलती रहती है, तो इस क्रिया में जो क्या होता है, लगातार जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती रहती है। तो ये जो एनर्जी है ये लगातार निकलती रहेगी, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहेगी। तो इस कारण से जो है ये लगातार जो है जो ये ऊर्जा यहाँ से निकलेगी, यही क्या करेगी, सूर्य की ऊर्जा या तारों की प्रकाश ऊर्जा, इस सब का जो है वो केंद्र होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। उसके अलावा जो नाभिकीय विखंडन है तो ये किसमें होता है, तो ये सब जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन जो है वो आपका जो मेनली जैसे जो परमाणु बम होते हैं उनके अंदर ये क्रियाएं होती हैं, या जो आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जहाँ पर क्या होता है जो जैसे यूरेनियम 235 होता है तो उसके ऊपर जो है वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी बमबारी की जाती है। तो उसके बाद जो है वो उसका विखंडन होता है, फिर वो दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर फिर से उसमें फर्दर जो है वो आपका न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो फर्दर अटैक करते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस चलती हैं विखंडन वाली, ठीक है। तो ये हमारे नाभिकीय संलयन और विखंडन की दो प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए मैंने आपको कल कल ही बताया था कि जो आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उससे क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए यहाँ पर निम्न में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच को जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर विंबलडन जीतने वाले 2014 के अंदर, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। तो ये नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 2020 के जिन्होंने जीता है वो आपको जरूर याद रखना है। तो मैंने बताया था ना कि चार प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका क्या था मैं भी भूल गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद विंबलडन, नहीं नहीं, फिर उसके बाद हाँ उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद विंबलडन होता है और लास्ट में आपका यूएस ओपन होता है। तो ये जो विंबलडन से क्वेश्चन आया है, तो फ्रेंड्स इस साल तो विंबलडन हुआ नहीं, लेकिन बाकी जो तीन है उसमें आपको पुरुष सिंगल और महिला सिंगल में कौन कौन जीते हैं उनका नाम जरूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के अंदर है, आपको इस साल का याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का
हरित गृह प्रभाव में योगदान है, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान इसमें से किसका है। तो फ्रेंड्स जो अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में होता तो सबसे हम तो सीधा सीधा क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ही टिक मार लेते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कारक है वो CO2 है। लेकिन इसमें तो वो दिया नहीं है, तो बच्चा देखिए यहाँ पर कौन कौन है। अब नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भाई 78% से भी ज़्यादा, 78% है लगभग। तो इसलिए इसका तो हरित गैस प्रभाव में होना योगदान संभव नहीं है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में ये गैस, अगर इससे ग्लोबल वार्मिंग, ये हरित गृह प्रभाव होता है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती, तो इससे तो फिर दिक्कत हो जाती। फिर ऑक्सीजन जो है वो तो हमारी प्राणदायक जो है वायु है, तो इससे नहीं हो सकता। और ऑर्गन जो है उसकी तो बहुत कम मात्रा जो है पाई जाती है। तो बचा कौन फिर, जलवाष्प बची है ना, वेपर। तो वेपर जो है ये कारण हो सकता है जो कि आपका हरित गृह प्रभाव में जिसका योगदान होगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉन 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है का स्रोत क्या है। ठीक है, तो रेडॉन 222, अब ये जो कुछ तत्व होते हैं जो लगातार कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत साइंस में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है यूरेनियम 238। तो मेनली इसका आंसर जो है, इनके जो कारण होते हैं वो यूरेनियम होते हैं। जैसे कि आपका जो इस तरीके की यूरेनियम की खदानों में जो लोग काम करते हैं, तो उन्हें ये फेफड़ों से रिलेटेड जो है वो समस्याएं हो जाती है और बाद में फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको साइंस के अंतर्गत टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओजोन परत। तो ये मैंने ओजोन परत में आपको बताया था कि ओजोन परत जो है उसकी मोटाई किस चीज़ से मापी जाती है। तो ओजोन परत जो है वो आपकी मापी जाती है किसमें, डॉप्सन यूनिट में। तो जो इस परत को मापने के लिए डॉप्सन जो है नाम के जो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम था क्या, उनका नाम है आपका शायद से एम बी डॉप्सन नाम से, हाँ ऐसा कुछ है। तो एम बी जो डॉप्सन है उन्होंने जो है फ्रेंड्स जो है इसको मापने के लिए एक तरह से एक पैमाना विकसित किया था। ठीक है, जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता था। तो उन्हीं के नाम से जो है इसका नाम जो है वो डॉप्सन यूनिट पड़ा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी डेसिबल तो आप जानते हैं कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसको नापने के लिए होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में उपस्थित है। तो सभी जानते हैं भाई दूध में कौन सी है, हमारी कैसीन प्रेजेंट होती है। दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो कैसीन के कारण ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है। तो पहला है सलाइवा, दूसरा है पैनक्रियाज रस, तीसरा अमाशयी रस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमारे हमारे शरीर के अंदर जो पैनक्रियाज रस होता है या जो अग्नाशयी रस होता है, वहाँ से ही जो है वो हमारी इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो स्रावित होते हैं और वो जो है वो पाचन का काम में मदद करते हैं। तो उन्हीं में से एक है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम्स, जो आपका पैनक्रियास जो रस है वो वहाँ, पैनक्रियास जो हमारे अंदर है उससे स्रावित होता है, उसको पैनक्रियाटिक जूस पेन या अग्नाशयी रस हिंदी में उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में हरित क्रांति का जनक। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर वर्ड में आएगा तो डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास भारत की राष्ट्रीय आय में किसका योगदान सर्वोत्तम है। तो इकोनॉमी वाला जो वीडियो है उसमें आपने शुरुआत में ही जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे तीन क्षेत्र हैं, कौन कौन से, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। इसमें हमारे भारत के अंदर जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है, तृतीय सेक्टर, थर्ड सेक्टर, जो कि कहलाता है आपका सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र के अंदर क्या आता है, बैंकिंग, व्यापार, ठीक है ना, फाइनेंस और आपका जो IT सर्विसेज हैं जितने भी। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप लोग थोड़ा बहुत तो अनुमान लगा सकते हैं कि भारत जो है आज के समय में जो है वो किस तरीके से जो IT के एक हब के रूप में उभर के आया है। पूरी दुनिया के अंदर जो है IT सर्विसेज भारत जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे हमारे गुड़गांव, बेंगलोर ऐसे सेंटर हैं जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर जो है IT सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जाता है। साथ के साथ जो है मेडिकल के जो फार्मास्यूटिकल है उसमें भारत काफ़ी प्रगति पर, देखिए आप भी, यहाँ भारत की जो वैक्सीन है पूरी दुनिया में जो है सप्लाई हो रही है। तो इसलिए जो है भारत क्या है, सर्विस सेक्टर में काफ़ी आगे। हालांकि जो है अगर हमें तीव्र विकास करना है, हमें अच्छी ग्रोथ हासिल करनी है, तो हमें सेकेंडरी जो सेक्टर है यानी जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हालांकि अभी जो है भारत के अंदर तृतीय सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये आपको
पूछा जा सकता है इस बार हो सकता है तृतीय सेक्टर नहीं प्रथम सेक्टर का पूछ ली, तो आपको कृषि और कृषि सेक्टर का और तीनों सेक्टरों का पता होना चाहिए किसका ज़्यादा है किसका कम है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स जो ये सबको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर। वैसे भी वर्ल्ड बैंक में जो सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है, यूएसए ही देता है, तो हेडक्वार्टर जाहिर सी बात है कहाँ पर होगा, यूएसए में होता। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अरे चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं। तो कृषि उत्पादकता यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो इसके निर्धारक कारक यानी कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को निर्धारित करने के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए जो कृषि होती है एग्रीकल्चर, उसमें अगर हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक अच्छी भूमि चाहिए, ज़्यादा बड़ा लैंड चाहिए। दूसरा श्रम, यानी कि श्रम शक्ति पर भी डिपेंड करेगा कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने जो है उसमें स्किल्ड लेबर हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, कितने लोगों को जानकारी है ना। और चौथा पूंजी, कि उसमें क्या क्या पूंजी लगी हुई है, कितने प्रकार के जो है मशीनें यूज हो रही है, कौन कौन से ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं, किस प्रकार के उन्नत बीज खाद यूज हो रहा है, तो वो सब पूंजी के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये तीनों ही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजा राम, जिन्हें वर्ष 2014 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, वह किस देश के नागरिक हैं। तो मेनली तो ये भारत के हैं, लेकिन वर्तमान में किसी और देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से घुमावदार क्वेश्चन है ये। तो ये जो है हमारा राइट आंसर है इसका मैक्सिको। ठीक है, तो ये जो भारतवंशी वैज्ञानिक हैं ये एक्चुअली में जो है वो मैक्सिको में रह के इन्होंने काम किया है। ठीक है, और इन्होंने गेहूं की जो फसल है उसके लिए सुधार के लिए काम किया है। और जो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो 1986 है 1986, वहाँ पर जो हमारे जिन्होंने दुनिया के अंदर जो है वो आपका हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, वो कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उन्होंने ही दुनिया को जागरूक किया है कि भाई हमें अब दुनिया से क्या करना है, भूख और जो भुखमरी है इन सबको ख़त्म करना है। तो उसके लिए उन्होंने इस तरीके के पुरस्कारों की शुरुआत की। ठीक है, कि भाई हम इस तरीके का एक पुरस्कार रखेंगे कि जो लोग इस क्षेत्र में उन्नत काम करेंगे उसको इस प्रकार का पुरस्कार दिए। तो इसलिए 1986 से लगातार ये पुरस्कार दिया जा रहा है और 2014 में ये दिया गया डॉक्टर संजय राजा राम को। तो फ्रेंड्स ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको इसको 2000 लेटेस्ट जो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ये पुरस्कार किसको दिया गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए ये भी अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था। तो देखिए आप 2014 का पेपर है तो 2013 का पूछा हुआ है, इसका मतलब 2000 मतलब एक साल का लगभग लगभग जो है आपको देखना पड़ेगा कि जो इस साल का लेटेस्ट या पिछले साल का जो है वो किसको मिला। तो इस ये सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, और आपका अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, ये पुरस्कार आपको देखने ही देखने होते हैं। उसके अलावा अगर भारत रत्न जो है लेटेस्ट किसी को मिला है तो वो, ठीक है, और उसके अलावा जो तीन जो हमारे बड़े सम्मान होते हैं कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन। तो ये सारे जो सम्मान है ये आपको देखने पड़ेंगे जो लेटेस्ट 2019-20 में मिले हुए हैं, ये करंट अफेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, तो इसका जो आंसर है ये मैंने शायद नहीं बताया, तो ये इसका आंसर है गोविंद मिश्र। ठीक है, चलते हैं आगे। चलते हैं आगे, हमारे पास 22 जो क्वेश्चन है वो है, ग्लासगो जो है उसमें हुए राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2014 में सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हालांकि 2020 में जो कोई बड़ा टूर्नामेंट हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो छोटे मोटे टूर्नामेंट्स हो गए जैसे आपके ग्रैंड स्लैम हो गए या अदर जो टूर्नामेंट 2019 के अंदर हुए उससे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये पदक भी याद रखने पड़ेंगे जो काफ़ी फेमस हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो एथलीट्स काफ़ी चर्चाओं में रहे जैसे हिमा दास हो गई, तो इनके बारे में जरूर पढ़ लेना कि इन्होंने कितने पदक जीते क्या जीते। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अफगानिस्तान के वर्ष 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है। तो ये भी करंट अफेयर के अंतर्गत आता है कि कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो उस टाइम पर जो है वहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे आपके अशरफ गनी। ठीक है, तो अभी तक भी वही हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। ये अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो आपको हमारे पड़ोसी देशों के अंदर जो भी नई चीज़ें हुई है उसको जरूर ध्यान में रखना है। जैसे अभी नेपाल के अंदर जो है वो आपका संसद को भंग कर दिया गया है केपी शर्मा ओली के द्वारा, तो ये पता होना चाहिए। श्रीलंका में कौन जो है नया बना है आपको वो जरूर देख लेना। वो दोनों भाई हैं, वो महिंद्रा राजपक्षे और क्या है वो दूसरे, पता नहीं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो वो देख लेना एक बार। और उसके अलावा जैसे म्यांमार में अभी सत्ता वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो उसके बारे में जरूर देख लेना। तो ये जो भी अपडेट हमारे अगल बगल की कंट्रीज़ के अंदर होते हैं वो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है जो लेटेस्ट बड़े पदों पर लोग चुने जाते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन है हमारे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन धन योजना के आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक अकाउंट खोले गए हैं? तो फ्रेंड्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो यहाँ पर जो है ये करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन थे, तो आपको योजनाओं से रिलेटेड जो है चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पर राइट आंसर है इसका 24 का आपका बी। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके कोई मतलब नहीं हमारा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो लेटेस्ट जो हमारी स्कीम्स है उससे रिलेटेड आएगा। जैसे कि आपके वर्तमान में आपने देखा कि बहुत सारी स्कीम जैसे किसानों से रिलेटेड जो है स्कीमें चर्चा में है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई उसमें कितना रुपया मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उजाला योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, और आपके जो मातृत्व वंदना योजना हो गया, और जो जनधन आधार बैंक जैम क्या है ये पता होना चाहिए। और आपके और कौन कौन सी योजनाएं चर्चाओं में है जो इस बजट में भी कुछ अनाउंस की गई हैं, तो वो ठीक है ना, इस पेंशन से हाँ प्रधान जो आपका एक जो असंगठित क्षेत्र हैं उनमें जो लोग हैं उनके लिए जो वो जो पेंशन स्कीम है वो वाली भी। तो ये कुछ प्रमुख स्कीम्स हैं जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स को कहा जाता है, तो ये जरूर आपको पढ़नी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला है हमारे पास, एशिया का पहला प्रक्षेपित शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो प्रक्षेपित शोध केंद्र जो है वो भारत के गुजरात में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ये भी करंट अफेयर का ही एक तरह से क्वेश्चन है कि अब अभी लेटेस्ट अगर कोई शोध केंद्र शुरू किया गया होगा तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये इतिहास से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसके जो संस्थापक हुए हैं वो हैं आपके विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो हैं वो आपके एक एंग्लो इंडियन नागरिक थे, और इन्होंने जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में इसकी स्थापना की थी। तो ये आपको डेट याद रखनी है 1784। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी ये मेनली क्या काम था इसका कि जो एशिया का जो हमारा कल्चर है, एशिया के कल्चर से ये प्रभावित थे ना विलियम जोन्स, तो इन्होंने इसलिए सोसाइटी की स्थापना की। और मेनली इसलिए था कि एशिया का जो हमारा कल्चर है, जो हमारे जितने भी संस्कृति के भाग हैं, हमारे हमारे जो पुरातन कला है, हमारा विज्ञान, हमारा साहित्य, उन सबको जो है वो इकट्ठा करके एक जगह पर रखा जाए, ठीक है। तो ये इस सोसाइटी का मकसद है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, वो भी इतिहास से पूछा गया है, वो है पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? तो फ्रेंड्स जो पार्श्वनाथ है आप सब जानते हैं उनका संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी कि धर्मगुरु हैं कौन? आपके पार्श्वनाथ। और 24वें में महावीर स्वामी। तो ये जो तीर्थंकर है इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बौद्ध जैन धर्म ये दोनों के ही तीर्थंकरों को आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हुए हैं। उसके अलावा सिख धर्म के भी, ठीक है। चलते हैं आगे। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? यंग बंग मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो यंग बंगाल आंदोलन है उसके शुरुआत करने वाले हैं हेनरी डुराजियो, ठीक है। तो जो हेनरी डुराजियो हैं उन्होंने 1828 के अंदर जो है इस मूवमेंट को शुरू किया था 1828 में, ठीक है। कौन सा? यंग बंगाल मूवमेंट। और यंग बंगाल मूवमेंट बेसिकली किस लिए था? क्योंकि वो चाहते थे कि बंगाल के जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी वो आगे आए, वो
जो है जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको बहाल किया जाए, लोगों के ऊपर जो अत्याचार जो है जमींदारों के द्वारा किए जा रहे हैं उससे सुरक्षा मिले। ठीक है, तो इस तरीके से जो भारतीय लोगों की के हित ये चाहते थे हेनरी डेराजियो, ये काफ़ी भारत समर्थक माने जाते हैं। तो इन्होंने जो है इस प्रकार का मूवमेंट बंगाल के अंदर चलाया था, और हिंदू जो कॉलेज है उसके अंदर ये एक तरह से प्रोफेसर का काम भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना, 1828 से इन्होंने चलाया था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वह है निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये मैंने आपको जब टीचिंग एप्टीट्यूड बताया था तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको कि भारतीय शिक्षा अधिकारों का इसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो है वुड डिस्पैच। ठीक है, तो वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। तो 1854 में फ्रेंड्स, ठीक 1857 की जो क्रांति है उससे ठीक पहले ये वुड डिस्पैच लाया गया था, और इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र। ठीक है ना, तो मैग्ना कार्टा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार जो है 1854 के अंदर जो है वो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हालांकि इसमें ज़्यादा जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा था, तो इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं भारतीय जो वैसे वर्ग थे जो अभी पिछड़े थे या जो रूढ़िवादी वर्ग था उसके लिए जो है उन्होंने इस तरीके से इसको अपनी संस्कृति पर एक तरह से हमला लिया। तो जो 1857 की क्रांति होती है उसका उसके अनेक जो कारण है उसमें से एक कारण ये भी माना जाता है। ठीक है ना, और ये जो नीति है ये लाई गई थी किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे। तो यहाँ पर जो आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये जो नीति है ये भारतीयों, कई जो भारतीय जो उस टाइम पर रूढ़िवादी रहे होंगे उन्होंने इसको अपनी संस्कृति पर एक तरह से हमला माना था, और इसीलिए जो है यहाँ पर विरोध भी इसका किया गया था। ठीक है, तो ये है हमारा वुड डिस्पैच। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास 31। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छूट गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटिश भारत में पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था। तो फ्रेंड्स, सरकारी जनगणना आप सब जानते हैं कि जो जनगणना है हमारे भारत में वो कब हुई? 1871 से शुरू। ठीक है, हालांकि जो है पहली जो जनगणना है वो 1872 में हुई। आपको याद रखनी, जब पहली जनगणना पूछी जाएगी तो वो 1872 में हुई, वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। लेकिन जो रेगुलर जो है वो जनगणना है उसका प्रारंभ हुआ 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम से। तो ये रेगुलर जो जनगणना जो प्रत्येक 10 साल पे होती है तो उसका प्रारंभ 1881 से हुआ। उससे पहले जो मेयो के टाइम पे हुई थी तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से हुई थी, वो अवैज्ञानिक तरीके से हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? 1927 में। तो फ्रेंड्स 19, ये देखिए आपको सारे डेट, न केवल आपको इसका बल्कि इन तीनों के डेट आप देख लेना। तो पहला यहाँ पर फेडरेशन 1927 में स्थापना हुई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका नाम है फिक्की, है ना। तो फिक्की का नाम आपने सबने सुना होगा। तो ये जो फिक्की है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, तो ये इंडियन जो ट्रेड्स है, इंडियन का जो भारतीय जो कॉमर्स है उसके लिए एक इंडस्ट्री है एक तरह से। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 1835 का अधिनियम था उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। 1835 कह रहा हूँ, 1935 का अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक। तो उससे पहले इसका जो कुछ और नाम था, क्या नाम था इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये आप डेट जरूर देख लेना इसकी, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इनके क्योंकि और किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है उससे तो बहुत, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लेना आप। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो हुई थी किसके, कहाँ पर? बम्बई के अंदर या मुंबई के अंदर। और इसके संस्थापक कौन है? अब ये क्वेश्चन जिसको नहीं आता तो वो समझ लो, फिर उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। फ्रेंड्स, जो आर्य समाज है उसके संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इन्होंने 1875 में स्थापना की थी किसकी? 1875 में स्थापना की थी बंबई में, किसकी? आर्य समाज की। और आर्य समाज का फिर उन्होंने बाद में एक ऑफिस, उसकी एक ब्रांच खोली कहाँ पर? लाहौर में। तो जिसके बाद उन्होंने लाहौर में भी इसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33।
अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो भाई सबसे ज़्यादा जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ पर हैं? आपके मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए गए? मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ पर होंगे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स जो लेटेस्ट बाघ वाला जो सर्वे हुआ है उसको भी पढ़ लेना एक बार, जिसमें जो टॉप पे है वो आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा फिर कर्नाटक और तीसरा फिर उत्तराखंड। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो लेटेस्ट बाघ रिपोर्ट आई है वो जरूर देख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का लेक स्थित है? तो चिल्का लेक सब जानते हैं कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उसके अंदर अलावा जो है और जो लेक्स हैं हमारे वो उनके बारे में जरूर पढ़ लेना, जैसे कोलेरू लेक हो गया। ठीक है, और एक दो और प्रमुख जो लेक हैं हमारी जो वेस्टर्न तट पे हैं, हमारी ईस्टर्न मतलब पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। तो इसके बारे में मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ डाला था, तो वो वहाँ पर लेक्स के बारे में मैंने डाला था। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़ लेना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के अंतरिक्ष यान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए 2014 में उस टाइम पर ये मिशन छोड़ा गया था, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी लेटेस्ट में अगर कोई बड़ा मिशन छोड़ा गया था उसको जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 24 सितंबर 2014। ठीक है, तो ये आपका मार्स मिशन था भारत का। नेक्स्ट है, एशियन खेल 2014 में कितने वर्षों बाद भारतीय हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 16 वर्षों बाद। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, लियोनेल मेसी विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं, वह किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स लियोनेल मेसी जो लेजेंडरी, इनके बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हमारे खिलाड़ी हैं कौन? लियोनेल मेसी। ठीक है, तो फ्रेंड जो मेसी है उनकी जो एक महीने की कमाई है वो पता है कितनी है? 226 करोड़ रुपए। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल का इंसान होगा। एक महीने की बोल रहा हूँ मैं, एक साल की, सॉरी। तो 226 करोड़ रुपए इनकी कमाई है और लगभग 3,300 कुछ करोड़ के आसपास इनकी नेटवर्थ है। तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं भाई ये। और भारत के जो अगर बड़े बड़े स्टार भी इतना नहीं कमा सकते जितना ये कमाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहाँ के हैं? ये जन्म है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम से खेलते हैं। और वैसे इनका जो क्लब है वो कौन सा है? बार्सिलोना। ठीक है, तो बार्सिलोना बार्सिलोना जो क्लब है उसके लिए खेलते हैं। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? अर्जेंटीना में हुआ। तो अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम से भी खेलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास 38। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया है? तो तत्कालीन जो है वो आपका जो राज्यपाल नियुक्त किए थे वो थे पद्मनाचार्य आचार्य। अब वर्तमान में देखिए जो भी कुछ लेटेस्ट अगर किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई राज्यपाल बना है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है, कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर आप जानते हैं कि यूटीज़ में बदल गए हैं। तो दो अलग अलग हमारी यूटी बनी है, जिसमें कि एक यूटी तो ऐसी है जो आपके जैसे जम्मू और कश्मीर, तो वो ऐसी यूटी है जो कि विद लेजिस्लेचर होगी, और जो आपका लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेचर है। तो आपको दोनों के ही आपको याद रखना है कि कौन कौन से गवर्नर वहाँ पर भेजे गए हैं, उनके नाम जरूर देख लेना। ठीक है, तो पहले तो आपके अभी जो लेटेस्ट भेजे गए हैं उनका नाम शायद से क्या है? जीसी मुर्मू, हाँ। और एक और हैं जो वहाँ के बनाए गए हैं लद्दाख के, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक स्थान पर है? तो इसका आंसर सब जानते हैं, कौन है? विराट कोहली। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन वर्तमान में है वो उस टाइम पर जो है वो आपका जर्मनी कर रहा है। अब आप वर्तमान में इसका जो है वो चेंज हो चुका होगा, अभी देख लेना आप लोग एक बार। फिर वैसे जर्मनी तो है वो तो कर ही रहा है, लेकिन भारत भी जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर जो है वो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है काफ़ी काम कर रहा है। भारत और फ्रांस जो है दोनों ने मिलकर एक ग्रिड बनाया, जिसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सोलर ग्रिड कहा जाता है, जिसमें कि पूरी दुनिया के जो भी देश हैं जो उनको सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनको एक तरह से उसका मेंबर बनाया जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, किस नदी पर जम्मू कश्मीर में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना को स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स
जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण किया गया है आपका झेलम नदी पर, जिसका नाम है तुलबुल परियोजना है। ठीक है, तो झेलम नदी पर यह स्थापित की गई है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोट, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैप से पूछा गया है, तो इसको जवाब देना जो है थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जो भारत का आपका जो जो समय रेखा वाला देशांतर है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री। मैंने आपको बताया था ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये गुजरता है आपका इलाहाबाद के नैनी से। तो इलाहाबाद कहाँ है? लगभग उत्तर प्रदेश के बीच में। तो देखिए आपकी अगर 82 डिग्री जो है वो ठीक इलाहाबाद से होकर गुजर रहा है, तो 82 डिग्री के पीछे पीछे जो है जो जगह होंगी वहाँ पर लगभग कितना होगा? क्योंकि देखिए ये जो जगह है ये कहाँ पर है आसपास। अब मैप में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब जैसे इंदौर है, तो इंदौर को पकड़ लीजिए। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश ठीक बीच में है। तो अगर हम इस रेखा को इंदौर से होकर गुजारें और उसको ठीक ऊपर ले जाएं, चलाते जाएं, तो मैप में देखिए वो लगभग इलाहाबाद के ठीक पीछे, थोड़ा थोड़ा पीछे से होकर गुजरता है। तो 82 से पीछे हम आएंगे और उसके और पीछे आएंगे तो लगभग हमारा ये 78 डिग्री जो है वो पूरी देशांतर से होकर गुजर रही है। कौन कौन से? लुधियाना, कोटा, कोची आदि से। तो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इनके लिए आपको मैप का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। इन दोनों में ही जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लगभग इक्वल है। अब ये देखिए यहाँ पर जो 2011 के अनुसार है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो आपको क्या करना है, जो 2011 का सेंसस है उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसकी थोड़ा बहुत समरी डाल दी है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 2011 का सेंसस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और न केवल आपको नेशनल पढ़ना है बल्कि राज्य का भी 2011 का सेंसस पढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड के भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 44वां, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो सभी जानते हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर पर फेमस फोकस किया गया था। और हेराल्ड डोमर जो मॉडल है उस पर ये योजना थी। और नेहरू जो है हमारे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो मेनली जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऐसे पहले की जो 3-4 पंचवर्षीय योजनाएं जिनमें कि विशेष सेक्टर पर फोकस किया गया था, उनको जरूर आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और कहाँ तक चली है? 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। उसके बाद तो जो मोदी सरकार आने के बाद तो योजना आयोग भंग हो चुका है, उसकी जगह पर कौन बन चुका है? नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग कब बना, कब उसकी स्थापना हुई, ठीक है, उसके सीईओ कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? तो पहला है निर्यात, दूसरा आयात, तीसरा घरेलू व्यापार और चौथा है व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स ये स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, इसका कार्य ऋण उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि ऋण उपलब्ध कराना किसका काम है? ये बैंक का काम है और एनबीएफसी जो है उनका काम होता है। तो बाकी निर्यात, आयात और घरेलू व्यापार ट्रेड के लिए है मेनली, क्योंकि इसका नाम में ही देखिए स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, तो इसलिए ये ट्रेड से रिलेटेड है, इसका ऋण से रिलेटेड नहीं है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो जो 14th जो फाइनेंस कमीशन है वो आपका कब से कब तक हुआ? 2015 से 20 तक ये चला है 14 फाइनेंस कमीशन। और वर्तमान में जो है वो आप जानते हैं 15वां जो है वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं, नाम आप गांड बांध के याद रख लो, वो है आपका एन, क्या लिख दिया मैंने, के, एन के सिंह। ठीक है ना, एन के सिंह। ठीक है, तो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इनका नाम जरूर याद रखना है, एन के सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग का काम होता है जो आपका सेंटर और स्टेट होते हैं उनके बीच में जो आपका बंटवारा होता है पैसों का, कि भाई सेंटर जो है वो कितने कितने परसेंट का जो है वो शेयर राज्यों को देगी। ठीक है, तो ये आपका कौन करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब 3 ही क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों।
47 भारत के संविधान में कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों को दी गई सीटों के अनुसार निर्धारण से संबंधित। तो संविधान की टोटल 12 अनुसूची हैं, 12 के 12 अनुसूची जो है आपको पता होना चाहिए और एक एक लाइन के होंगे कि किस में क्या है, ठीक है। तो आपको 12 के 12 पता होनी चाहिए कि 12 में क्या क्या चीज़ें। तो फ्रेंड इसका जो मेनली मतलब रिलेशन है आपका वो आपकी चौथी अनुसूची से है, जिसमें बताया गया है कि किस राज्य से कितनी जो है सीटें राज्यसभा के लिए जाएंगी। जैसे कि आपका सर्वाधिक सीटें जो कहाँ से जाती हैं, उत्तर प्रदेश से, और उत्तराखंड से कितनी सीटें जाती हैं, 3 सीटें जाती हैं। तो इस तरीके से जो ये राज्यसभा की सीटें हैं इनका निर्धारण कहाँ से होता है, ये आपकी चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा 7वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंध याद रखना है। उसके अलावा 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है, वो ये याद रखना है कि जो हमारी 22 भाषाएं हैं वो उसका उल्लेख किसमें, तो 8वीं अनुसूची में। फिर आपका पंचायती राज वाली जो सूची बाद में जोड़ी गई हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है, 11वीं और 12वीं, ठीक है। जो एक आपका ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल पंचायती राज है उससे रिलेटेड 11वीं अनुसूची है, और 12वीं अनुसूची में आपके जो नगर पालिका नगर पंचायत आ जाती है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, उनको आपको याद रखना है। खैर पहले तो आपको 12 को 12 जो है वो अनुसूचियों का पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है। मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। तो पहला है पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा है कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशा। तीसरा है विश्राम और अवकाश। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बताइए आप क्या होगा। राइट आंसर होगा विश्राम और अवकाश। विश्राम और अवकाश कहीं भी ह्यूमन राइट्स के उसमें नहीं आता है। बाकी देखिए काम महिला और पुरुष दोनों को जो है वो एक समान काम के लिए एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, तो ये ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। लोगों को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, तो ये आपका उसके अंदर आता है। और काम करने की उचित दशाएं सबको प्रोवाइड करानी चाहिए। बाकी विश्राम और अवकाश आपने कहीं नहीं सुना होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही है किसकी, इसमें देख क्वेश्चन कैसा घुमा के पूछा हुआ है, आर्थिक आपातकाल की। तो नॉर्मल आपातकाल की नहीं, आर्थिक यानी वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हुई है, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर होता है। अगर नॉर्मल आपातकाल पूछेगा तो आर्टिकल 352, और अगर पूछेगा राष्ट्रपति शासन तो 356, ठीक है। तो ये आपको कुछ इमरजेंसी की प्रोविजन जो है वो याद रखने। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास अंतिम क्वेश्चन हमारा आज का, वो है आपके क्वेश्चन नंबर 50। कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है वो राज्य में उपभोक्ता फोरम प्रतिशोध आयोग में अपील कर सकता है, यानी कि राज्य फोरम में वो ऊपर अपील कर सकता है। तो उसको कितने दिन के अंदर अपील करनी पड़ती है, तो इसका राइट आंसर है 30 दिन, यानी कि 30 डेज के अंदर उसको आपको फोरम में अपील करनी पड़ती है, जब उसका अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, कहाँ पर, जो जिला स्तर पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स 2014 के जो क्वेश्चंस हैं उसका 50 क्वेश्चंस जो हैं हमारे किससे रिलेटेड हैं, सारे के सारे जीएस से रिलेटेड है। तो आई होप आप लोगों को इसको देखकर जो है वो काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोग के क्वेश्चंस फ्रेंड्स अच्छा खासा लेवल होता है, तो आप लोग ऐसे हल्के में मत जाइए, हर चीज़ जो है वो तैयारी के साथ ही आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।